अब बात आई वैकल्पिक मीडिया की, तो वैकल्पिक मीडिया में भी देखें तो कि आजकल जब लोग कह रहे हैं कि मीडिया बिक चुका है, मीडिया बिक चुका है, तो उसमें फिर छोटे-छोटे अपने यूट्यूब चैनल या फिर जो वैकल्पिक मीडिया चालू हुए, छोटे-छोटे चैनल जो चालू किए, कुछ साथियों ने, कुछ लोगों ने, तो उसमें भी फिर पहले तो शुरुआती दौर में तो कुछ दिन वो अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जनमत हुआ था, जनमत हुआ और प्रगतिशील मीडिया हुआ, दबाया, लल्लन लल्लन टॉप, ये शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा इन्होंने कुछ किया, मगर बस बाद में जैसे ही इनके पीछे जैसे ही बड़े मीडिया का हाथ रखा हुआ आया, तो ये उसी तरह से काम करने लगे। बहुजन मीडिया आया, बहुजन मीडिया में नेशनल दस्तक हो, दशूद्र हो या दलित वॉइस हो या दलित दस्तक हो, तो इनमें ये है कि अब बहुजन मीडिया में आप बहुजन नाम रखने से ये तो है नहीं कि वो बहुजन का हो गया, उसमें बहुजन का मुद्दा भी होना चाहिए, बात भी होनी चाहिए। अब इन मीडिया को भी हम अगर उस तरह से देखें तो इन मीडिया में भी आदिवासी कहाँ पर है? रिप्रेजेंटेशन हो ना हो, पर कम से कम उनके मुद्दे तो होने चाहिए। अब मुद्दे की भी बात करें तो उनमें उनमें भी नहीं। वर्तमान में जैसा कि सर ने कहा था, अभी बात हुई हमारी नेतरहाट वाला हो, सिलगेर वाला हो या फिर हंसदेव वाला हो, अभी जो आंदोलन चल रहा है। उससे पहले गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, जहाँ पर 76 गांवों को विस्थापित किया था हमारे साथी राज वसावा, प्रफुल्ल वसावा ने। वो आंदोलन करीब 3-4 महीने तक चला, मगर गांव विस्थापित हुए। उसके बाद पूरा उस क्षेत्र था, उसमें बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, व्यापारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी ज़मीन सस्ते दर पर ज़मीनें खरीदी और अपने होटल कारोबार चालू किए। अभी फिलहाल जो न पार ताप्ती नर्मदा नर्मदा वाला लिंक वाला जो आंदोलन चला है 2-3 महीने, तो अभी तो क्योंकि गुजरात में चुनाव है, तो गुजरात के चुनाव की वजह से अभी तो उसको ठंडे वास्ते रख दिया है। मगर इन मीडिया को नेशनल मीडिया ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। नेशनल मीडिया की छोड़िए, जो वैकल्पिक मीडिया है, उन्होंने भी जगह नहीं दी। आखिरकार उनके पीछे आगे ऐसा क्या धर्म संकट है कि जिसके कारण वो आदिवासी घटनाक्रम, वो शायद दिल्ली का किसान आंदोलन नहीं हुआ, उससे बड़े-बड़े आंदोलन हुए आदिवासी समुदाय में और आदिवासियों ने किए, क्योंकि उनका तो आंदोलन सीधा उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो उन मीडियाओं ने उनको जगह क्यों नहीं दी? आज अगर जैसे मैं देखता हूँ, अगर जो नॉर्थ ईस्ट से थी एरोम शर्मिला, उनका जो आंदोलन इतना इतना लंबा चला था, अगर कोई महिला सवर्ण वर्ग से अगर होती और इतना लंबा आंदोलन कोई महिला चलाई होती, तो अब तक ये ही भारतीय मीडिया और ये ही भारतीय सत्ता सरकार अब तक उनके नाम पे कितनी तो योजनाएं चला दी होती, कितनी उनके नाम पर स्कॉलरशिप, फेलोशिप चालू कर दी होती। क्योंकि आप जब उस वर्ग से होते हो तो उनके नाम पे तो फिर आप स्टैच्यू से लेके तमाम योजनाएँ वगैरह-वगैरह चालू कर देते हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जैसा कि एक उदाहरण होता है, जब दिल्ली में नर्मदा कांड होता है, उसके नाम पर योजनाएँ चल जाती हैं, और आदिवासियों में सैकड़ों, हज़ारों महिलाओं के साथ उससे भी बदतर घटनाएँ हुई है, और जिनकी आज तक किसी भी थाने में, कहीं भी कोर्ट में उनके खिलाफ उनकी जो एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई है। तो चीज़ें ये है कि उस समाज को तो एक नज़रिया ये है मुख्यधारा के और ये वैकल्पिक मीडिया का भी एक नज़रिया ये है कि उनको वो थोड़े से कीड़े के बराबर भी नहीं समझते। कोई बहुत बड़ी से बड़ी घटना हो रही है, परिवार के परिवार जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मगर उनको कहीं जगह देने लायक लोग नहीं समझते कि मीडिया में उनको जगह दी जाए। उस वजह से कुछ अभी हमारे कुछ साथियों ने जोहार नाम से न्यूज़ चैनल चलाए, और अभी कुछ लोग इस पे यूट्यूब चैनल के तौर पर काम कर रहे हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि और आगे भी और अच्छा काम करेंगे। मगर ये है कि वैकल्पिक मीडिया का भी कहीं न कहीं जो मेनस्ट्रीम का मीडिया है, उस तरह का ही एक नज़रिया, वो नज़रिया शायद इस वजह से लगता है मुझे कि जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, वो क्योंकि है तो इंसान ही आखिरकार, तो अपनी वो जातीय कुंठा जो होती है, उस जातीय कुंठा से कहीं न कहीं वो बाहर नहीं निकल पाते। वर्तमान में जैसे ही जयपाल सिंह मुंडा जब अब शोध के बाद और लोगों के सामने आने लगे, उनका कार्य आने लगा है बाहर, तो जैसे ही लोग, क्योंकि अब तक हमने तो अब तक अम्बेडकर को ढोआ है कि अम्बेडकर ही हमारी चेतना थे और अम्बेडकर ही हमारे अ, जो
आरक्षण से लेके संविधान में सुरक्षा के जितने भी अधिकार आए, उनके लिए अम्बेडकर ही थे। अगर जब हमारा नायक हमारे सामने आता है, उनके काम की हम प्रशंसा करते, उनके ऊपर हम सेमिनार करते, तो कहीं न कहीं वो लोग भी कि नहीं अब तो ये हमसे कट गए, तो ये अब हमारे मुद्दे लायक ही नहीं रहे। तो कहीं न कहीं ये है कि आदिवासी लोग तो हर किसी से खुल के बात करने के लिए तैयार है। किसी भी मामले पे, चाहे वो धर्म का मामला हो, जाति का मामला हो, जल, जंगल, ज़मीन का मामला हो या इंसानियत का मामला हो, आदिवासी तो बात करने के लिए तैयार है। मगर और समुदाय है जो बड़े-बड़े चाहे न्यूज़ चैनल खोल के बैठे हुए हैं या जहाँ से पूरा एक मशीनरी काम करती है देश की, वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब उनसे हम उस तरह का सवाल करते हैं कि भई आदिवासियों के लिए पॉलिसी कहाँ है? मैं देख रहा था पिछले साल देख रहा था अ, एसटी कमीशन की और जो आदिवासी मंत्रालय की जो फाइल थी, तो उसमें मैं देख रहा था कि आखिरकार इतना फंड मिलता है आदिवासी मंत्रालय को, वो कहाँ जाता है? मैं देख रहा था कि उसमें एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल या फिर जितने भी एनजीओ बने हुए, आप तमाम एनजीओ को देखिए, तमाम एनजीओ वही सवर्णों के हैं और वो पूरा पैसा उसी उन्हीं एनजीओ में जाता है और वो 1 साल में वो फंड खत्म और उसके बाद फिर दूसरे साल आता है फंड, फिर उन्हीं एनजीओ में खत्म। 70 साल के बाद भी कहीं उस तरह का ना तो विकास देखा। अब इस तरह से फिर व्यक्तिगत मेरे अनुभव रहे वो मैं देखता हूँ, जैसे मैं पूर्वी राजस्थान से जब मैं देखता हूँ, तमाम आप पूर्वी राजस्थान के गाँवों में जाओगे, खुद मेरे गाँव का जो स्कूल है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस हायर सेकेंडरी स्कूल में करीब 12 से 15 कमरे हैं, उनमें से केवल 2 कमरे गवर्नमेंट के हैं, नहीं तमाम कमरे गाँव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके और वो ज़मीन भी है, वो गाँव के ही एक किसान ने दी, कि चलो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैं पूर्वी राजस्थान में आप शायद ही कोई एक ऐसा स्कूल बता सकते हो, जिसके बारे में कोई भी सरकार ये कह सके कि हाँ, ये स्कूल गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड किया था और गवर्नमेंट की वजह से ही तमाम इसके कमरे और इसकी सुविधाएँ हैं, वो गवर्नमेंट की ओर से। तो एक चीज़ ये कि लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, शिक्षा हासिल करना चाह रहे हैं। अपने ही साधनों से उनको अपने ही साधनों से, अपने ही पैसे से वो इतना कर रहे हैं, तो सरकार की कहाँ भूमिका है? जैसा कि मैंने कहा कि भी आदिवासी मंत्रालय में जितना फंड आता है, वो तमाम एनजीओ को ही सवर्ण लोगों को ही जहाँ पर वो निकाल लिया जाता है और वो खत्म कर दिया जाता है। तो अगर मंत्रालय है तो उस तरह के काम किए जाए, मीडिया के क्षेत्र से लेके एजुकेशन से क्षेत्र से लेके तमाम उनके अधिकार है, चाहे 35 अनुसूची हो, तो उसके ऊपर बात की जाए। मगर मुझे लगता नहीं क्योंकि सत्ता और सरकार में मंत्रालय उसको ही दिया जाता है जो सत्ता के साथ रह के उनके इशारों पे काम काम करे। अब मीडिया का जो कहा कि चौथा स्तंभ है, मगर चौथा स्तंभ जैसा तो कुछ दिखता नहीं है। चौथे स्तंभ जैसा अगर मीडिया अपनी भूमिका निभाए, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या वैकल्पिक मीडिया हो, वो भूमिका निभाए, तो कहीं न कहीं फिर उसके बाद आदिवासियों की आवाज़ भी उठना चालू हो। मगर मुझे उतनी उम्मीदें नहीं है वैकल्पिक मीडिया से भी और मेन स्ट्रीम के मीडिया से भी कि वो आवाज़ उठाएगा क्योंकि मुझे तो लगता है कि शिक्षा हमें ग्रहण करनी होगी, उसके बाद हमें ही उस लड़ाई को क्योंकि हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी होगी, शायद हम दूसरे के भरोसे नहीं रख सकते और शायद जयपाल सिंह जी नहीं होते तो हमारी लड़ाई लड़ने वाले हमें इस इतिहास में जिसमें आधा हमें परिभाषित किया और आधा नहीं किया है। जब पूछा कि भई ये सबसे पहले सवाल आदिवासी शब्द के ऊपर ही था, जिसमें जनजाति दे दिया गया। तो कहीं न कहीं अगर हमारे आदमी उस जगह भी नहीं होते तो पता नहीं हमें तो अब तक हमारी अस्मिता के साथ क्या खिलवाड़ हो चुका होता। हमें तो कौन-सी चीज़ें हमारे ऊपर दे दी गई होती कि इसको पकड़िए, इसको पूजिए, यही जो सब कुछ है। आदिम जनजाति संघ वाला जो संगठन चल रहा था, तो उस तरह से ठक्कर बापा को हम पूज रहे होते। और हमारे लोग थे, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे अधिकार संरक्षित किए और हमें बोलना सिखाया, जो उन्होंने जो संविधान सभा में अंतिम शब्दों में कहा अंतिम समय में जो कहा कि भई चलो अब जैसा देश है वैसा बन गया उससे मैं संतुष्ट हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरे लोग सवाल करेंगे, जवाब करेंगे और आपको सभी सवालों के जवाब देने होंगे। तो वैकल्पिक मीडिया मेरी नज़र में तो सर यही है कि मैंने कहा कि जाति है वो जाति नहीं है। और वैकल्पिक मीडिया में वो कहे कि वो जाति कौन है और वैकल्पिक मीडिया चलाने वाले की जाति कहाँ है, वो उसी हिसाब से काम करेगी। हाँ,
जैसे मैं हूँ जवाहरलाल विश्वविद्यालय में हूँ और देश के कोने-कोने में बच्चे जानते हैं कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई तो होती है, प्लस लोग क्रांतिकारी भी होते हैं और यहाँ के प्रगतिशील लोग होते हैं वगैरह-वगैरह। मगर मैंने प्रगतिशील लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है, जैसे कि अभी इस हसदेव के ऊपर ही अभी 3 दिन पहले प्रेस क्लब दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हुई, तो उसमें कुछ साथियों ने फ़ोटो भी डाले, तो उसमें मैंने देखा कि उस प्रेस क्लब में 7 6 या 7 लोग थे, उस 6-7 लोग में 4 या 5 सवर्ण थे। तो मैं मेरी बात यही है कि हमारी बात हम क्यों ना करें? हमारी बात सवर्ण क्यों करें? क्या हमारे हम बोल नहीं सकते या फिर हमारे मुद्दे को हम ही नहीं जानते क्या? जिस तरह से पारू सोनवने ने जो कविता लिखी थी स्टेज कि हमारा दुःख हमें ही सुनाया जाएगा और हमें स्टेज से ही बता दिया जाएगा कि आपकी जगह वो है। तो मुझे वो बहुत अजीब-ओ-गरीब लगता है। 7 10 दिन पहले जब महाराष्ट्र से कुछ साथी छत्तीसगढ़ से कुछ साथी और झारखंड से कुछ साथी आए थे, प्रेस क्लब में गए, तो कोई प्रेस क्लब वाले ने उनको उस तरह से ना तो जगह दी अपने प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जब वो जेएनयू में उनकी सभा रखी, उसके बाद बावजूद भी जगह नहीं दी। मतलब कि आदिवासी बोलेगा तो आप जगह ही नहीं दोगे और अगर कोई सवर्ण उनके दुःख पे बोलने आ गया, तो आप थोड़ा बहुत सोचोगे कि चलो जगह दे या ना दे, मगर चलो हमारी उपस्थिति तो हम दर्ज करा ही दें। तो उस तरह का ये है, तो मैं काफ़ी नज़दीक से इन चीज़ों को क्योंकि मैं पीएचडी तो कर ही रहा हूँ उन चीज़ों पे और क्योंकि जेएनयू जैसी जगह है जहाँ राजनीतिक गरमा-गर्मी चलती रहती है और एक एक विश्वविद्यालय के पीछे अगर पूरी सत्ता पड़ी हुई है, तो उस विश्वविद्यालय की ताकत को शायद वो सत्ता देख रही है और उस ताकत के पीछे क्या गुणा-गणितें चलती है, किस बड़े से बड़े नेता के भाषण जेएनयू से लिख के जाते हैं, किसके नहीं जाते। तो हर कोई सड़क पे घूमने वाला आदमी लगता है सामान्य मगर पता लगता है कि ये आदमी तो भाई हमारे बहुत बड़े प्रधान के भाषण लिख रहा है। तो चीज़ें ये है कि उस विश्वविद्यालय में रह के फिर उन लोगों को पढ़ना समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी लड़ाई एक क्योंकि ये विषय मीडिया का है इसलिए मीडिया को बोलना ज़रूरी हो गया मगर आदिवासी को फिलहाल क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है क्योंकि अभी तो थोड़ा-सा बँटा हुआ है। इस सरकार का तो बँटा हुआ है कि भाई मुस्लिम पे हमला करना है। नहीं तो उससे पहले जो सरकार रही वो उसकी लड़ाई मुस्लिम की नहीं थी, उसकी लड़ाई तो सीधी की नक्सलवादी की लड़ाई है। नक्सलवादी में तो सीधा वो छत्तीसगढ़, झारखंड तो बात है ना कि ये सरकार जाएगी तो फिर उनके लिए वो मुद्दा है। हर दोनों सत्ताओं ने एक टॉपिक और एक विषय चुन रखा है। बीजेपी रहेगी, हिंदुत्व पे बात करेगी। कांग्रेस आएगी, वो नक्सलवादी पर बात करेगी और उनको वही व्यापारी बिज़नेसमैन, विस्थापन की बातें और उन पे वो खुल के कभी बात नहीं करेगी। जैसा कि अभी हँसदेव वाला चल रहा है तो उसमें कि जब सरकार नहीं थी उसमें तो राहुल गांधी ने ही वहीं जाके भाषण दिया था कि हम आदिवासी के साथ खड़े हुए। और जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो कहीं राहुल गांधी नहीं दिख रहे। तो चीज़ें ये है कि हमारे लोगों को पढ़ना होगा, हमारे लोगों को ही विकल्प बनाना होगा और उससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती जब हमारा विकल्प हम ही तय करेंगे और हम ही जब उस पे बोलेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि अच्छा एक अच्छा उसमें जो हम प्रयोग करेंगे, उसमें हम कहीं-कहीं आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वैकल्पिक मीडिया को मैं जो देख रहा हूँ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं देखता हूँ वैकल्पिक मीडिया भी कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम के मीडिया के जैसा ही है। और क्योंकि वो मेन स्ट्रीम का मीडिया भी यही है ना कि उसमें भी जो लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, वो अपनी जाति से बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। ना वो ना वो आदिवासी हो या और छोटी जाति हो, उनको वो देखना चाहते हैं कि भई आप मीडिया में आओ। इस तरह से ही वैकल्पिक मीडिया जो चालू कर रहा है, कहीं न कहीं उसकी जो जाति है, तो अगर वो चालू भी करेगा वैकल्पिक मीडिया में जगह देने से, तो वो अपने आदमी देखेगा। अपने आदमी उनको देखेगा जिसमें समझ तो है मगर चेतना नहीं है। जैसा कि अभी फिलहाल सोशल मीडिया भी एक ज़रिया बना है और सोशल मीडिया पे जिस तरह से फिलहाल काफ़ी नाम चर्चित है दिलीप मंडल जी। तो दिलीप मंडल जी ने एक बुक लिखी थी मीडिया का अंडरवर्ल्ड। तो वो बुक लिखी थी मीडिया का अंडरवर्ल्ड चलो उन्होंने तो मेनस्ट्रीम के मीडिया के बारे में लिख दी। मगर मैं कहीं दिलीप मंडल जी सुन रहे होंगे तो या फिर ये बात जाएगी तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि दिलीप मंडल जी भी बहुजन समाज के मीडिया के अंडरवर्ल्ड के ही आदमी हैं। क्योंकि
अभी जब कुछ कुछ दिनों पहले, महीने भर पहले चला था ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर चला था कि एक दूसरे को फॉलो करो, और उसमें उसमें टैग किया था, ट्रोल कराया था, ट्विटर इज नेक्स्ट। तो चीज ये थी कि उस टाइम इनके तमाम साथी थे, इन्होंने हर स्टेट से और हर कम्युनिटी से जो थोड़ी शिक्षित है, उससे एक एक आदमी लिया, उनको सबका, सबके जो लोग थे, फॉलोवर्स थे, उनको बढ़ाया, उनका सबके ट्विटर वगैरह, फेसबुक अकाउंट वगैरह वेरीफाई कराए। उसके बाद इन्होंने एक विकल्प दिया कि जो आईटी सेल है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की, उस आईटी सेल को हम टक्कर देंगे। और बाकायदा आईटी सेल ने टक्कर दी, और साल भर से आप देख रहे हो, साल भर से कुछ भी, सुबह सुबह जैसे ही आप 6 बजे देखोगे, आप देखोगे ट्विटर पे जाके क्या ट्रेंड कर रहा है। तो एक चीज तो ट्रेंड कर रही होगी, जो बीजेपी या सरकारी पार्टियों की, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों, उनकी चीजें ट्रोल कर रही होंगी, और दूसरी कुछ न कुछ कहीं ऐसी चीजें ट्रोल कर रही होंगी जो बहुजन समाज से होंगी। बहुजन समाज में भी आप किसकी बात कर रहे हो? जैसे कि आज से 1 साल पहले हमने तय किया था कुछ साथियों ने कि मैं, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा पे काम कर रहा था, तो जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पे कि मैं 50 उनकी जो कोट है, उनको मैंने कोट को तैयार कर रखा है, और हम जयपाल सिंह मुंडा पर हम उनको आगे ट्विटर से लेके, सोशल मीडिया से लेके हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि भाई जयपाल सिंह मुंडा भी है, 2-3 साल हो गए इसको। तो क्या हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर ही सावित्रीबाई फुले की जयंती पड़ती है। तो जब बात आई कि दिलीप मंडल जी के सामने कि हम जयपाल सिंह को ट्रोल कराएंगे, तो उस टाइम वो थोड़ा सा सैड हो गए। तो चीजें तो ये है कि जब जयपाल सिंह की बात करोगे तो आप सावित्रीबाई फुले की तरफ होकर निकल लोगे। आखिरकार ऐसी क्या बात है कि आप आदिवासी की बात करना नहीं चाहते हो? तो आप मीडिया का अंडरवर्ल्ड किताब लिख सकते हो, मगर बहुजन के मीडिया का अंडरवर्ल्ड, जिसमें आप गुणागणित करके देखते हो। तो मैंने कहा ना, जो कि जाति है वैकल्पिक मीडिया की भी, या सोशल मीडिया की भी, जो वैकल्पिक मीडिया की जो बात है, उसमें भी जाति बहुत काम करती है। और उस जातीय कुंठा से निकल के अगर काम करेंगे तो शायद जगह मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो अलग बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैकल्पिक मीडिया को भी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ ही रख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि हमें हमारा मीडिया खुद को ही तैयार करना होगा। मेरी बात मैं यही खत्म कर, धन्यवाद। जोहार मनीष। अ, अ, बहुत बहुत ही लंबी भूमिका ऐसे समय में जब हम फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं, कोई भी बात चाउमीन की प्लेट से ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। आप जोहार साथियों, मैं मेरा नाम दीपक बाड़ा है, और मैं आ, फिल्में बनाता हूँ, सामुदायिक मुद्दों के ऊपर फिल्में बनाता हूँ, और आदिवासी हूँ, और इस वजह से भी मैं फिल्में बनाता हूँ, पता नहीं क्यों। आ, लेकिन समुदाय में जो चल रहा है और जो दूसरों तक पहुंचना चाहिए, और जिससे कुछ समुदाय का भला हो, मैं ऐसे मीडिया के ऊपर में विश्वास करता हूँ कि जिसमें लोगों की बातें हों। और लगभग 18 साल लंबा करियर चला है मेरा वीडियो जर्नलिज्म के मुद्दे पे गहन छानबीन, जैसे आदिवासी खास करके समुदाय जो है उनसे संबंधित मुद्दों के ऊपर में काफी लंबे समय से गुरुजनों के साथ, मेरे से अग्रज जो आदिवासी मामलों पे जो संघर्ष करते रहे हैं, उनके साथ मुझको सौभाग्य मिला है रहने का और सारी चीजों को समझने का। मनीष भाई, आप बार बार 2 बार आपने ये जिक्र किया कि मीडिया एक स्तंभ है, एक चौथा स्तंभ है। ये स्तंभ है, मतलब स्तंभ का कुछ काम तो होगा। अब स्तंभ का क्या, स्तंभ तो ढेर सारे हो गए, विधायिका और न जाने क्या क्या, जिसमें से एक मीडिया भी है। लेकिन ये चारों स्तंभ या तीनों स्तंभ या 2 स्तंभ है, क्या क्या टिका के क्या रखे हैं, ये मैं पहले समझने की जब चेष्टा करता हूँ तो मुझे अपने संविधान का प्रिएम्बल दिखता है। और जब हम अपने संविधान का प्रिएम्बल देखते हैं तो वो जो भाषा लिखी गई है वो हमारी भाषा नहीं है, लेकिन
जो उसमें सेंस है। हम आदिवासियों की उसमें भाषा नहीं है, लेकिन उसमें जो सेंस है वही सेंस आपके शोध का विषय जयपाल सिंह मुंडा जी वो संविधान सभा में इस बारे में बात कर रहे थे। अब ध्यान से देखिएगा प्रियम्बल को, उसमें 4 मूल्यों की बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा की गई है प्रियम्बल में ही। और वो 4 मूल्य हैं जो कि छत है इन 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 चारों या जो भी पिलर्स है। और वो मूल्य हैं आजादी, पहला, दूसरा बराबरी, तीसरा न्याय और चौथा बंधुत्व। तो ये जो 4 मूल्य है, इस मूल्य के बारे में अगर सामुदायिक रूप से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो जब संविधान सभा में ये बहस चल रही थी कि भारत किन मूल्यों पे खड़ा हो, बड़ा कड़ाहे में खलबली मचा था। लोग इधर उबल रहे थे, लोग उधर उबल रहे थे, जयपाल भी उबल रहे थे, लेकिन सब बॉइल डाउन होकर के वो 4 मूल्यों पे ही सारा डिस्कशन चला आया। यही 4 मूल्य, और जो कि शायद हमारे हमारे संवेदनाओं, सामाजिक संवेदनाओं, विश्वास, परंपरा और इस देश की जब हम कल्पना करते हैं, तो ये 4 मूल्य ही देश का आकार ग्रहण करते हैं। हम समझ पाते हैं कि ये 4 मूल्य ही हैं। लेकिन फिर भी जयपाल बोले जा रहे थे कि नहीं, ऐसा क्यों? अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उस समय अगर आप देखिएगा, पूरे भारत में आप नजर दौड़ा लीजिए, ये कौन सा समुदाय ऐसा था जिसके पास ये चारों मूल्य ऑलरेडी थे? बराबरी, न्याय, बंधुत्व और आजादी। कौन से समुदाय के पास जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो जवाब मिलता है आदिवासी समुदाय। और जब हालांकि उन्होंने जयपाल के इस बात को ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार में देश को उसी सामुदायिकता के रास्ते पे उन मूल्यों को कलमबद्ध करना पड़ा, और उसी से हमारे देश के मूल्य बने हैं, न्याय की परंपराएं बनी हैं, आईपीसी की धाराएं बनी हैं, कोर्ट के बहस बने हैं। और ये जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ इन मूल्यों को स्थापित करने में बिल्कुल उस समय तो समुदाय के पास नहीं था। मैं कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि आदिवासी समुदाय के पास था ये चारों मूल्य, और जो कसम खाते हैं ये चारों स्तंभ की इन मूल्यों की स्थापना वो करेंगे अपने काम के द्वारा, अपने 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 साधना के द्वारा वो करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि नौकरशाह उसको किस तरीके से कर रहे हैं। आप उसको देख पा रहे हैं कि संसद में संसद की किसी भी बहस को, आज के दौर की किसी भी बहस को इन चारों बटखरों के साथ तौल के देख लीजिए। न्याय, समानता, बराबरी, बंधुत्व, आजादी, ये सारे बटखरों का इस्तेमाल शायद ये चारों स्तंभों ने वो करना भूल गए। वो बिना छत का रहना चाहते हैं, वो बिना वो छत नहीं चाहिए उनको। मीडिया भी ऐसे ही हो गई है। आजादी से पहले की बात अगर हम करेंगे तो 1870 के आसपास में प्रेस, अब पूरी आजादी की लड़ाई तो प्रेस की ताकत से लड़ी गई। लोग अपना जमीन बेच के गिरवी रख करके एक छोटा छापाखाना मैनुअल खोलते थे, और उसमें विचार और खबरें वो सर्कुलेट करते थे, जिसका सर्कुलेशन शायद 100 भी नहीं होता होगा, शायद 150, 200, 1000, जिसके पीछे जैसा सेठ वहां भी पूंजी। तो ऐसे लड़ी गई आजादी की लड़ाई, जहां पर आप उस समय कामना थी हमारी प्रेस की कि हम समानता के लिए लड़ेंगे, हम वो सारा किया उन्होंने। और हम लोग उस वाकयात के इस मोड़ पे हम लोग पहुंच गए कि हमें अब आजादी मिल जानी है,
और हमें अपने देश का संविधान और मूल्य गढ़ लेने हैं। हम लोगों ने आज आज जब हम पलट के देखते हैं तो हमने भारी गड़बड़ी कर दी है। हम बिना मूल्यों को स्कूल में हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया। आप भूल जाओ आदिवासी और धर्म और व्हाटएवर, लेकिन संविधान तो हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया। मतलब आई मीन एक पन्ना हुआ करता था सीबीएसई में, आई थिंक, है ना। सभी राष्ट्रपिता और सब व्यक्तियों के ऊपर में ढेर सारी बातें लिखी है हमारे किताबों में स्कूल के, लेकिन विचार के ऊपर में कोई बातें ही नहीं लिखी गई है, ढंग से कोई चर्चा ही नहीं है। ऐसे वक्त में आप कहते हो कि आदिवासी अपनी मीडिया और अल्टरनेटिव मीडिया या चाहे जो भी मीडिया हो, वह आदिवासी कहाँ खरा उतरता है या वो क्या कर रहा है। देखिए, आदिवासी तो पता नहीं कितने, शायद सदियों से वो अपनी जगह, अपनी जमीन, अपने जीने के तरीके, अपने सामुदायिक मूल्य, ये चारों मूल्य, स्वतंत्रता, न्याय, बराबरी और बंधुत्व के साथ साथ आदिवासी समुदाय के पास और एक मूल्य है जिसको बोलते हैं प्रकृति का के साथ रहने का मूल्य, प्रकृति को शाश्वत मानने का मूल्य। आदिवासी समुदाय में मनुष्य शाश्वतता का प्रतीक नहीं है, ना ही आदिवासी जेनेसिस या फिर उत्पत्ति कथाएं इस तरीके की कहानी कहती है कि मनुष्य ही शाश्वत है। ना ही आदिवासी समाज की उस तरीके से परिकल्पना की गई है कि मनुष्य ही शाश्वत है। जो लिखा गया है, गैर बराबरी से जो उपजा है, जो पढ़ाया गया है, वो वो स्वतः गुलामी से उपजा है, या कह सकते हैं उसमें स्वतंत्रता नहीं है। जो समझा गया है उसमें शायद न्याय नहीं है, उसमें न्याय नहीं है। इसलिए अगर आप देखते हो तो समझने की कोशिश करते हो। अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, लोग कहते हैं, किताबों में लिखी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि फूट डालो और राज करो की राजनीति अंग्रेजों ने अपनाई। कैसे? नहीं, गाय और सुअर का चर्बी खिला दिया इसको। इसी में कंट्रोवर्सी हो गया और यही है डिवाइड एंड रूल। बड़ा वेग सा सवाल है, लेकिन जब हम इतिहास में, जब हम कानूनी दस्तावेजों को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स उस दौर में से निकल के आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब अंग्रेजों ने समुदाय के हाथ से समुदाय की संपत्ति को छीनने की शुरुआत की, समुदाय भी टूटना चालू हो गया। शुरू वहीं से होती है। अगर झारखंड और आदिवासियों की बात करें तो हमारे पुरखों ने विद्रोह करना तब शुरू हुआ, शुरू से जमीन जो है हमारे समुदाय में, आदिवासी समुदाय में खास करके व्यक्ति और संपत्ति नहीं मानी जाती। वो समुदाय का माना जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। और वो सामुदायिक संपत्ति को किस तरीके से मैनेज किया जाए, संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए, प्रबंधित किया जाए, ये हमारे पुरखा बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे रीति रिवाज के साथ करते आ रहे थे। जब अंग्रेज और उनके गुर्गे, काले अंग्रेज हमारे क्षेत्रों में आए, मुंशी बन करके और घोड़े पे सवार होकर के, और सारे उन लोगों ने जमीन का वो लगान मुकर्रर करना शुरू किया। उन्होंने वो दर स्थापित करना शुरू किया। इसलिए जो सामुदायिक संपत्ति थी उसके पीछे पीछे एक एक मालिक को पकड़ना शुरू किया। जो समुदाय की संपत्ति थी, जो परिवार में जो इलाके में खेती करते थे, अब परिवार संयुक्त परिवार था, उसमें बड़ा छोटा 3-4 मंझेला, चचेरा, फुफेरा, ममेरा सब भाई थे, और उनमें से एक के नाम पे वो जमीन हो गई, फूट यहाँ पड़ गई। महिलाओं का नाम नहीं रहा, फूट यहाँ पड़ गई। समुदाय का जो कंट्रोल था जमीन और जमीन से जुड़े विश्वास पे, वो टूट गया, वो चौराहे पे खड़ा हो गया। इस तरीके से जड़ तक अंग्रेजों ने फूट डाला जमीन की बंदोबस्ती करके, और उसी पे राज किया। और वो राज उनके जाने के बाद आज भी वैसा ही चल रहा है। आप देखो ना, हसदेव का आपने नाम लिया,
आदिवासी लड़की, अभी गुमला का भी केस है, एक 13 साल की लड़की के ऊपर में रेंजर ने केस करके रखा है कि उसने पेड़ काटा है, 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची के ऊपर। लेकिन खनन के नाम पे कितनी नदियों को, कितने संरक्षित वनों को, कितने पेड़ों को, कितनी प्रजातियों को, कितनी जैव विविधता को, कितने जीवन को इन्होंने नष्ट किया, इसका हिसाब लेने वाला आज कोई नहीं। उसका मूल्य इन्हें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो इनकी तरफ से जो पत्रकारिता, ये जो खबरें आती है, पत्रकारिता के मूल सिद्धांत है कि भाई आप छानबीन करो, आप किसी विषय के ऊपर में कम से कम 6 सवाल तो दागो, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों और क्या, ये सवाल तो दागो, थोड़ी छानबीन करो। अब ये जो मूल सवाल 6 सवाल है, इसमें कुछ ना कुछ गायब रहता है इनकी मीडिया पे। आप जिस तरीके की मीडिया बोल लो, कुछ ना कुछ गायब करके उस जगह पे एक विश्वास आधारित चीजें वो डाल देते हैं। वो सारी परंपरा चली आ रही है। मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम मीडिया, चाहे वो टीवी सीरियल आ रहा हो, चाहे वो फिल्म आ रही हो, चाहे वो आ, आ, डिबेट आ रहा हो, चाहे वो घटनाक्रम की जानकारी आ रही हो, सभी तरफ हम देखेंगे तो पाएंगे। मैं सिर्फ आदिवासी ही नहीं, सभी समुदाय से मैं पूछना ही चाहता हूँ कि भाई आप देखते हो तो आपको उस पूरी मीडिया में आपको अपने समुदाय का क्या नजर आता है? मेरे ख्याल से 90% जो आबादी है भारत की, वो बोलेगी कि मेरे समुदाय का इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये किस लिए चल रहा है और किसके लिए चल रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और उसका जवाब भी बहुत आसान है। जब हम पैसे को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम पाते हैं कि जो कॉर्पोरेट है वो मुनाफे के लिए ये सारी चीजें चला रहे हैं। आजादी के पहले जो मूल्यों के लिए लड़ने वाली मीडिया थी, आज वो फेयरनेस क्रीम बेचने वाली मीडिया है, आज वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिकने वाली मीडिया है। वो एक खास तरह की विचारधारा बिना संवैधानिक मूल्यों के बटखरे का इस्तेमाल किए, वो वो जायज है उनके लिए समुदाय को परोसना। और ये लगातार होता चला आया है, आजादी से पहले भी हो रहा था। अब तो चूंकि एक्सेस लोगों का मीडिया में बढ़ गया है, आई मीन हम सबके पास मोबाइल फोन है, तमाम वीडियो बनाने के तरीके हैं, तो एक तरीके से अब बाढ़ आ गई है। जब बाढ़ आई है तो तो चीजों के ऊपर में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन चीजें अब और बहुत ज्यादा कठिन हो गई हैं, समुदाय को अपनी बात रख पाना। लेकिन व्यक्ति के लिए बात रख पाना बहुत आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है सोशल मीडिया में या फिर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन समुदाय आज भी नहीं कह पाता कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो ये सारी प्रगति, इंफॉर्मेशन या सारा जो जो चल रहा है वो व्यक्ति केंद्रित है, समुदाय केंद्रित नहीं है और मूल्यों पे केंद्रित नहीं है। हम ऐसे दौर में आदिवासी समुदाय को पाते हैं कि हम खनन के मुद्दों में जूझ रहे हैं, हमारे पड़ोसी विस्थापित हो रहे हैं, अ, उनके ऊपर हमारे गांव, जब हम शहर से जाते हैं तो हम देखते हैं उनके ऊपर नक्सलवाद के फर्जी मुकदमे लगे पड़े हैं। खनन के रोज नए प्रोजेक्ट की घोषणाएं हो रही हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आदिवासी समुदाय, गांव वो विरोध कर रहा है। और आप सभी जानते हैं, जो जो लोग पत्रकार है वो लोग समझ पाते हैं कि पत्रकारों का नेटवर्क कैसा होता है इस देश में। एक किसी भी रिमोट एरिया में चले जाइए, एक पान की टपरी होगी, गुमटी होगी, और पान की टपरी के साथ साथ वो 2-3 स्थानीय या राज्य स्तर के न्यूज़पेपर के संवाददाताओं का केंद्र भी होता है। वो जो पान की टपरी जो पान लगाता है, वो संवाददाता भी होता है। और सिर्फ एक पेपर के लिए नहीं, वो शायद 2-3 पेपर का उन रिमोट एरियाज के लिए रिपोर्टिंग करता है।
और खास करके ये वो व्यक्ति होता है जो वहाँ खेती नहीं करता है, वो पान की दुकान लगाता है, शायद उसकी जमीन नहीं होती है, शायद वहाँ का वो स्थानीय नहीं होता है। तो आदिवासी हो या दलित हो, बहुजन हो या सवर्ण हो, सभी के इलाके में जो जो व्यक्ति मीडिया के नाम पे और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो एक खास तरह के समुदाय का व्यक्ति होता है और खास तरीके के मुनाफे की विचारधारा वाला ही व्यक्ति होता है। तो मूल्यों से तो हम बहुत दूर होते चले आ रहे हैं आज के दौर में, और यहाँ पर आदिवासी को भी बहुत संघर्ष करना होगा। अगर आदिवासी को अपना अस्तित्व बचाना है तो उनको सबसे पहले इन्हीं मूल्यों के लिए संघर्ष करना होगा। अगर बराबरी की जीत होगी तभी आदिवासी की जीत होगी, स्वतंत्रता की अगर जीत होती है तभी आदिवासी, बराबरी की जीत होती है तभी आदिवासी की जीत होगी, क्योंकि आदिवासी इन्हीं मूल्यों के साथ जिया है। मोटा मोटा मैं शुरुआती अपनी जो बात और जो समझ है वो यहीं पर रखना चाहता हूँ, और इसको आगे मनीष आप कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, उसको इसमें से कुछ पॉइंट्स को और एलाबरेट करने की जरूरत है तो मैं और उस पर और बात रखूंगा। नमस्ते साथियों, कोई भी साथी इस डिबेट से और इस विषय से जुड़े हुए सवाल है, वो आपके सवाल आप रख सकते हैं। सवालों के मैं और साथी दीपक जी उनके जवाब देंगे। सर, मेरा सवाल मनीष सर से है। मेरा नाम शहबाज है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं सर अभी जर्नलिज्म यानी फिनिश कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ सर। मेरा सवाल है, मनीष सर कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है तो मुसलमानों पे एट्रोसिटी बढ़ा है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस जब थी तो उसका मेन जो मीन्स एट्रोसिटी था वो आदिवासी और नक्सलाइट वगैरह वगैरह पर था। तो सर ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नक्सलाइट और आदिवासी पे किया है, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं सर मुसलमानों पे किया है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है मुसलमानों को सर, उसको दबाने का, उसको एट्रोसिटी करने का और उनके लड़कों के जेल में बंद करने का सर। शहबाज जी, देखो ऐसा है कि किसी भी चीज की जो प्रस्तावना बनती है वो उस एक ही समय नहीं बनती, तुरंत ही नहीं बन जाती है उसकी प्रस्तावना। ये आपकी बात सही है, लंबी रहती है। दूसरी बात ये कि मैंने जो कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन की भी बात करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस में तो कम से कम मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनको तो बड़े बड़े सत्ता में भागीदारी मिली है, तो कहीं न कहीं उनके आदमी तो वो आवाज को रख सकते थे। अगर आदिवासियों को तो ना रिप्रेजेंटेशन मिला, अगर आदिवासियों को इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल चुका होता, आप एक चीज देखिए, 70 साल में आप एक व्यक्ति का नाम ले दीजिए कि 70 साल में तो कांग्रेस का वो आदमी कांग्रेस का बहुत बड़ा दिग्गज नेता रहा है और वो आदिवासी समुदाय से। भाई उसके बाद आदिवासी समुदाय उससे सवाल जवाब करता कि भाई आप हमारी ओर से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो हमारे अस्मिता का और हमारी जो सुरक्षा का सवाल है उसके ऊपर आप बोलिए कुछ संसद में। तो ये है कि कांग्रेस में तो जब गुलाम नबी आजाद है, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं और भी बड़े बड़े लोग रहे, तो उनको उनकी वो ही सत्ता, और वही सत्ता गलत कर रही है तो सवाल तो उस समुदाय को करना चाहिए था। मगर मेरा कहने का मतलब ये था, आपने कहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये फैक्ट भी है कि भाई बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार पे हर मुद्दे को आप जैसे ही कुछ महंगाई बढ़ेगी, कुछ भी मुद्दा आएगा, भाग के वो पूरा मीडिया मुस्लिम पे जाके, मुस्लिम धर्म पे जाके वो केंद्रित हो जाएगा। कोई भी घटना कहीं होगी उसमें, जैसे कि मैं जेएनयू से हूँ, जेएनयू में एक ही आंदोलन से 2 नेता पैदा हुए, कन्हैया कुमार, उमर खालिद। कन्हैया कुमार चंपाराम, खालिद जेल में है। तो चीजें ये है कि कहीं न कहीं जो टारगेट हो रहे हैं लोग इस सरकार में, इसमें ये तो है ना कि आदिवासी भी नहीं हो रहे, आदिवासी भी हो रहे। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के को राजनीति करने का एक मुद्दा है
मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और जब कांग्रेस थी तो कभी कांग्रेस में भी उस टाइम जब ग्रीन हंट हो या तमाम विस्थापन तमाम योजनाएं हो, तो उस टाइम नक्सलवादी का नाम लेकर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा किसान किसान जमीन जल जंगल जमीन का जो नुकसान किया है, तो मैंने वो उस संदर्भ में बोला। हालांकि सत्ता तो जो भी है होती है, वो सत्ता तो देश चलाने की कम होती है, और सत्ता में जो भागीदार लोग होते हैं उनके घर भरने की ज्यादा होती है। तो उस वजह से मेरा मेरा जो इशारा था वो यही था कि भाई इस सरकार में बीजेपी ने जो अपनी राजनीति और जिसको अपना एक निशाना बनाया वो मुस्लिम समुदाय है, और कांग्रेस के टाइम जो निशाना बनाया तो उसमें आदिवासी थे। हालांकि उस टाइम कांग्रेस ने भी मुस्लिम समुदाय को बनाया, काफी ऐसी घटनाएं हैं, और आज भी बीजेपी ने भी ऐसी काफी घटनाएं हैं। जैसा मैंने कहा गुजरात वाला जो आंदोलन चला, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का हो, पाट टापू वाला लिंक परियोजना वाला हो, तो आज वहां पर ये जो आंदोलन चला है तो वहां पर भी भाई नुकसान तो किया ही है बीजेपी ने। और मोटा मोटा जो बातें है कि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो हमेशा सत्ता में रही है, और उन दोनों पार्टियों की राजनीति अधिकतर किस विषय पे जाके किस निशाने पे जाके वो करते हैं, मैंने उस सेंस में बोला है कि कांग्रेस ने नक्सलवादी के नाम पे छत्तीसगढ़ झारखंड में ग्रीन हंट हो या और तमाम ऐसे वो लाए जिनसे कि आदिवासियों को सीधा सीधा नुकसान हुआ, तो उनके जल जंगल जमीन से लेके घरों का विस्थापन का सब चीज का नुकसान हुआ। ऐसे ही आज आप देख सकते हो एकेडमिक में देखोगे आज, या फिर कहीं अपॉइंटमेंट में देखोगे, चाहे वो एकेडमिक अपॉइंटमेंट हो, अगर वहां इंटरव्यू देने कोई मुस्लिम जा रहा है तो उसके नाम मात्र से ही सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाता है। तो चीजें है एजुकेशन का, शिक्षा का, तो भाई सभी को अधिकार है वो देना चाहिए, तो मेरा वो कहने का मतलब तो। और साथ ही कोई सवाल? मैं इस पे बोलना चाहूंगा। देखिए, ये जो राजनीति होती है ना, मनीष, मैं आपकी इजाजत से जरूर जरूर। साथी, ये जो राजनीति होती है ना, ये क्रिया की राजनीति नहीं होती है। ये राजनीति प्रतिक्रिया की राजनीति होती है, आपको पहले समझना होगा। जब हम बोलते हैं कि फला मुस्लिम को 25 लोगों ने मारा, फला मुस्लिम को 25 लोगों ने मारा, एक ही समुदाय के, अब हम एक्चुअली उसका रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। क्या उस व्यक्ति के मारे जाने से उस व्यक्ति का समुदाय इकट्ठा होता है, या जो 25 लोग मारे हैं उसको, इस घटना से उन 25 लोगों वाला समुदाय इकट्ठा होता है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब बोलते हैं कि फला समुदाय ने फला धर्म के व्यक्ति को मारा, तो जो लोग उस घटना से नहीं जुड़े हैं लेकिन वो मारने वाले के समुदाय से हैं, तो वो इकट्ठे होते हैं। उनको अपनी सुरक्षा का खतरा होता है, कहीं वो रिटेलिएट ना करे। इसलिए आज मुस्लिमों को इस हथकंडे में फंसाया जा रहा है, ताकि जो 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 समाज है, जिसकी जिसकी चेतना के अगर गर्भ में देखा जाए तो वही मानवता और यही मूल्य है, उनको भटकाया जा रहा है मुस्लिमों को पीटकर, ताकि वो मुस्लिमों के विरुद्ध घेराबंदी कर ले, कहीं डर के, कहीं अंदर छुपे कुछ द्वेष से, किसी भी तरीके से वो घेराबंदी कर ले, और ये राजसत्ता और व्यापारियों का वो जो सर्कल इस राजसत्ता के अगल बगल घूमता है, उसका गणित चलता रहे। तो इसमें वो बस वो मछली पकड़ने का चारा बन के रह गया है आज के समय में, वो मुस्लिम समुदाय। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मेरी ये समझ कहती है। मैं दीपक सर से ही जानना चाहूंगी कि आप आदिवासी हैं, खुद आदिवासियों के बीच आप रहे हैं, काफी काम किया है आपने। तो जब किसी भी क्षेत्र में आदिवासियों की भागीदारी की बात होगी तो सिर्फ पुरुष आदिवासी की भागीदारी की तो बात नहीं होगी, महिला आदिवासियों की भी भागीदारी की बात होगी। तो इस चीज को आदिवासी समुदाय कैसे देखता है? जैसे जो लोग समझ रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो लोग कैसे देख रहे हैं, और उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या किस तरह से काम हो रहा है? देखिए,
इसमें 2 चीज़ें हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं, उसको मैं एक बार पहले भी मैं थोड़ा-सा उसमें डिवाइड एंड रूल में उसका थोड़ा-सा चर्चा किया था, जब मैं उसकी चर्चा कर रहा था, कि जब संपत्ति का बँटवारा हुआ, तो जो समुदाय आप आदिवासी समुदाय के बारे में बोल रहे थे। आदिवासी समुदाय में देखिएगा तो जो जो बताया जाता है कि औरत-मर्द के बीच में बहुत फ़र्क नहीं होता। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल आदिवासी संदर्भ में कह रहा हूँ, जो कि कुछ दसियों साल पहले होगा। तो उसमें उसमें पुरुष वर्चस्व नहीं था। किसी भी काम का विभाजन उसी तरीके था। श्रम की तरफ से देख लिया जाए तो खेती-बाड़ी में देख लिया जाए, या घर को कैसे चलाना है, पालन-पोषण करना है, उसमें औरत-मर्द बराबर भागीदार हुआ करते थे। औरत औरत घर घर में ही नहीं रहती थी, बल्कि वो शिकार पे भी जाती थी। वो जंगल में जाती थी, वो वनोपज इकट्ठा करने के लिए। साथ मिलके जब पुरुष-स्त्री खेती करते थे, तो पुरुष अगर हल चलाता था, स्त्री उसके लिए भोजन बनाती थी। जब वो बीज छींटता था, बिचड़े उगाते थे, स्त्री उसको उठाती थी। पुरुष ढो करके लेके जाता था, स्त्री उसकी बुआई करती थी। पुरुष उसकी रखवाली करता था, उसकी निकौनी स्त्री करती थी। इस तरीके से अनाज को और जीविकोपार्जन को अपने घर लाने के लिए कहीं वो विभेद नहीं था। समुदाय की बैठकों में भी महिलाओं का अच्छा भागीदारी हुआ करता था। इनफैक्ट बिना महिलाओं के हम अपने समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने पुराने कहानियों में देखते हैं, तो हमारे समुदायों में भी, हमारे इनफैक्ट आदिवासी समुदाय बोलेंगे तो उरांव, मुंडा, बहुत सारे समुदाय हैं आपको भारत में। वहाँ भी महिलाओं से संबंधित उनकी शौर्य गाथाएँ हर समुदाय मानता है। आज भी हमारे उरांव समुदाय में महिलाएँ 3 लकीर यहाँ टैटू करती हैं। 3 लकीर उनका बना रहता है यहाँ फोrehead में, क्योंकि उन्होंने 3 बार पुरुषों को युद्ध के मैदान में हराया है, और वो उसके लिए हमारे पुरुष उनको दंडित नहीं करते। लेकिन आज जो मेन स्ट्रीम संस्कृति और संपत्ति की अवधारणा और लालच और ये पूरा ग्लोबलाइजेशन और एक विचारधारा, एक रूपता जैसे ही पूरी दुनिया में हावी हो गई है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में भी आदिवासी समुदाय में दूरी बढ़ती जा रही है। आज आदिवासियों के बीच में भी फेमिनिज्म एक एक नए तरीके से वो एक विषय के रूप में आ रहा है। बिल्कुल, आज 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 जो दूसरे समुदाय में जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो भेद है, वो हमारे समुदाय में भी उनके इंटरैक्शन से घुस चुका है। लेकिन हम लगातार जो जो हम प्रबुद्ध लोग हैं समुदाय के और युवा है, कम से कम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और खत्म हो, ये हम फिर से उन मूल्यों की ओर लौट चले।